नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारी का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नियुक्ति संबंधी कार्यपालिका शक्तियाँ। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, इन नियुक्तियों में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ये नियुक्तियां करता है और इसी प्रकार से जो नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उन नियुक्तियों को वह पदमुक्त भी कर सकता है। तो नियुक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करते हुए भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, परंतु नियुक्ति के संदर्भ में उसके ऊपर बाध्यता, उसके ऊपर जो एक सीमा है वो क्या है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही नियुक्तियां करता है। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा तीनों सुरक्षा बलों के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति स्वयं तीनों सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अन्य देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है और वो राजदूत भारत के राष्ट्रपति के नाम से दूसरे देशों में कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है और अन्य देशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं या उच्चायुक्त भेजे जाते हैं उनको नियुक्ति देने का काम भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो राजदूतों की या राजनयिकों की या उच्चायुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही की जाती है। विधायी शक्तियाँ एवं उसके जो कार्य हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो इसको हम कुछ भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है संसद से संबंधित शक्ति। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के सत्र को आहूत किया जाता है और वह स्वयं संसद का अभिन्न अंग होता है। भारतीय संसद का जो गठन है वो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होता है। संसद से संबंधित जो शक्तियां हैं वो निम्न प्रकार हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत वह लोकसभा के में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामजद करता है, यानी कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उन एंग्लो इंडियंस में से वो 2 सदस्यों को भारत के की लोकसभा में नियुक्ति
देता है, उनको जो है मनोनीत करता है। इसी प्रकार से मनोनयन की शक्ति का उपयोग वह अनुच्छेद 80(1) के तहत करता है और इस प्रकार की शक्ति का उपयोग करते हुए वह भारत की राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्ति देता है, मनोनीत करता है। ऐसे 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ विशेष ज्ञान रखते हों, उन्होंने कोई विशेष योग्यता या उपलब्धि हासिल की हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। संसद द्वारा पारित अधिनियम जो है वो राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर ही जो है यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। नेक्स्ट बात, राष्ट्रपति दल बदल के आधार के अलावा निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है। वह किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा का गठन कर सकता है। वह संसद के किसी सदन में या संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण कर सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत लागू किया गया है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में या किसी सदन को संदेश भेज सकता है और उसके संदेश का यथाशीघ्र विचारण किया जाता है। यानी कि कोई विधेयक संसद में पड़ा हुआ है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में इस प्रकार का संदेश भेजकर उस विधेयक के बारे में कार्रवाई करने के लिए संसद को कह सकता है। वह लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद में संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। अभिभाषण से ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है और इस अभिभाषण के संदर्भ में ये व्यवस्था ये है कि उसके एक भी शब्द का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष मात्र पढ़ता है। संसद द्वारा कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार हैं, कुछ शक्तियां हैं। पहला तो यह है, या तो वह उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर देता है और अनुमति प्रदान करने पर वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। दूसरी स्थिति ये है कि उस विधेयक पर वह अपनी अनुमति न देते हुए उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज देता है और ऐसी स्थिति में यदि संसद उसे पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। कुछ विधेयक ऐसे हैं जो बगैर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के सिफारिश के संसद में पेश नहीं किए जा सकते, जैसे धन विधेयक या किसी कर को घटाने या समाप्त करने का प्रावधान करने वाले विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कि कोई सा भी धन विधेयक हो, कर आरोपण संबंधी कोई बात हो, कर को घटाने या समाप्त करने की कोई बात हो, ऐसे विधेयक पहले राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी राज्य का निर्माण करना या विद्यमान राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले जो विधेयक होंगे उन पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी आवश्यक है। भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी जो विधेयक हैं वो विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण संबंधित विधेयक कोई हो वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य का कोई विधेयक हो वह विधेयक भी राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अध्यादेश जो है जब संसद सत्र में नहीं होती है तब जारी किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति ये महसूस हो कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून की आवश्यकता है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव संसद द्वारा पारित किए गए कानून के समान ही होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उन्हें न्यायोचितता के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अध्यादेश जो हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आते हैं। वो अध्यादेश जब संसद द्वारा कानून के रूप में पारित कर दिए जाते हैं उसके बाद ही उन पर न्यायालय जो है अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का उपयोग कर सकती है। वो भी तब जब ऐसे अध्यादेशों को कानून के रूप में मान्यता मिल गई है और उसको जो है न्यायालय में चुनौती दी गई हो। भारतीय राष्ट्रपति के समान अमेरिका व ब्रिटिश राज प्रमुखों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये एक विलक्षण शक्ति है, ये एक अनूठी शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को ही प्रदत्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति को व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम को होता है, लेकिन ऐसे अध्यादेश केवल 6 मास के लिए ही परिवर्तन में रहते हैं और 6 मास की अवधि के बाद उन्हें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि संसद उन्हें अनुमोदित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों या मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता। तो ये बात समझने योग्य है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कहाँ तक है, जहाँ तक संसद को किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश पर क्या सीमाएं हैं कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों को छीनने से संबंधित कोई भी अध्यादेश पारित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के विश्रांति काल में उस समय जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके अनुसार अविलंब कार्रवाई करना आवश्यक है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो इस तरीके से काम में ली जाती है। यदि संसद के एक सदन का सत्र चल रहा है और दूसरे सदन का सत्र स्थगित हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में से कोई सदन चल रहा हो तो अध्यादेश किसी एक सदन के चलने पर भी जारी किए जा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण जो बात है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की है। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार कुछ निषेधाधिकार प्रदान किए गए हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने संबंधी शक्ति को ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहा जाता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्ट वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। जब विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसके बाद विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं और वो 3 विकल्पों में ही उसकी वीटो की शक्ति निहित होती है। पहला है पूर्ण या अत्यंतिक वीटो। यह वीटो कब प्रभावी होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अपनी सहमति नहीं देता, हस्ताक्षर नहीं करता है और उस विधेयक को वह अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इस प्रकार के निषेधाधिकार में वह अपनी आत्यंतिक वीटो शक्ति का उपयोग करते हुए वह अनुमति प्रदान नहीं करता है और वह अपने पास ही रख लेता है। इसे अत्यंतिक वीटो के नाम से जाना जाता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इस प्रकार के वीटो का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है। तो पुनर्विचार के लिए भेजने में जब वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो वह विधेयक को कुछ समय तक कानून बनने से रोके रख सकता है। नेक्स्ट है जेबी वीटो।
पॉकेट वीटो जिसको कहते हैं, इस पॉकेट वीटो का बड़ा प्रभाव होता है। पॉकेट वीटो का जो है इस्तेमाल राष्ट्रपति इस तरीके से करता है कि जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, तो वह इस प्रकार के प्रयोग के द्वारा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए उस विधेयक को अपने पास ही रख लेता है। और जब इस प्रकार की, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा में नहीं बांधता है, और जब राष्ट्रपति पर इस प्रकार की कोई समय सीमा का बंधन लागू होता ही नहीं है तो वह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। इस पॉकेट वीटो में वह बड़ी आसानी से विधेयक को कानून का रूप धारण करने से रोक सकता है। देखिए, दोनों जो ऊपर के वीटो हैं उसमें अत्याधिक वीटो में यह है कि भाई वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अनुमति नहीं देता है। तो अगर राष्ट्रपति उस वीटो पर अनुमति नहीं देता और पुनः जो है वो विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। लेकिन जो पॉकेट वीटो होता है, उस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति उस विधेयक पर एक तरीके से पूर्ण अंकुश रख लेता है और उसे कानून बनने से रोक देता है। इस पॉकेट वीटो में जो है राष्ट्रपति विधेयक के एक तरीके से निर्माण को भंग कर देता है, विधेयक को जो है कानून बनने से रोक लेता है। इस प्रकार के वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक संशोधन विधेयक पर किया गया और उसने न तो उसको अनुमति दी और न ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजा, और वो डाक विधेयक जो है वहीं समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।